यूपी डीएलएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं और हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लगातार चला रहे हैं। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्लासेस अब तक हो चुकी हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर प्रीवियस क्लासेस को अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लासेस को देख लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिस ना हो पाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। और आज हमारा जो पेपर है वो 2017 का है, जिसमें ये 5वां प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का। इससे पहले 2016 के सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देख लीजिए। बाकी जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ ताकि सभी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहें। ठीक है, तो अभी इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको बताइए होगा। सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है वो टोटल 50 अंकों का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। सबसे पहले इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी जो सीरीज चल रही है वो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही चल रही है। इसके बाद आपके अति लघु उत्तर प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी में किया था, 1025-26 में। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महमूद गजनबी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय भीमदेव प्रथम नामक शासक उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1025-26 ईस्वी में यहाँ पर महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आपसे ये पूछा जा रहा है कि तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। तो तराइन के मैदान में, ठीक है, जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का वो किस राजा के साथ हुआ था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जयपाल, जयचंद, आनंदपाल या फिर पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो इस सवाल का यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान। आप देख सकते हो कि तराइन के मैदान में ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त 3 युद्ध हो चुके थे। ठीक है, कितने युद्ध हो चुके हैं? 3 युद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे में जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें भी पृथ्वीराज तृतीय और यहाँ पर यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ये युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। लेकिन जो तृतीय युद्ध हुआ था 1215 से 1216 ईस्वी तक, ये जो आपका युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और कुबाला के बीच हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 युद्ध हुए थे और पहले और दूसरे युद्ध जो लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अदर भाई बहनों के साथ। और तीसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। तो गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसका शासनकाल था 1150 से 1210 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान बना कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गौरी का गुलाम था, उसके साम्राज्य का सुल्तान था। ठीक है, तो इसके बाद आपका अपना चौथा प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था, ये आपको बताना है। ठीक है, जो गयासुद्दीन बलबन था वो दिल्ली का शासक कब बना था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1266 में। कब गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1266 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। उससे पहले आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये है इसका आंसर। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये प्रश्न बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के तहत ये घोषित किया था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर की इच्छाया, ठीक है, और होता है। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो दिल्ली में लोधी वंश की जो स्थापना थी वो बहलोल लोधी ने की थी और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था तो वो था आपका इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ही 1526 ईस्वी में, आपने पता ही होगा, ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर ने, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को यहाँ पर हरा दिया। उसके बाद फिर आपका मुगल काल स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहीं से आपका मुगल काल स्टार्ट हुआ 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय कर दिया। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये चीज़ें बार बार परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो लोधी वंश का अंतिम शासक आप याद रखेंगे इब्राहिम लोधी। और
यहाँ पर लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बताया भी गया, यहाँ पर आप देख सकते होंगे। तो लोधी वंश जो है वो 1526 तक चला था और 1526 से फिर आपको पता ही है बाबर ने यहाँ पर मुगल काल की स्थापना कर दी। इसके बाद आपको लगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो तालीकोट का दोस्तों आपको जो युद्ध था वो हुआ था आपका सन 1565 ईस्वी में। तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी थी। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ा गया था, जब तालीकोटा उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ाना हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपकी क्लासेस लगातार चलती रहें। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 7 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो जो विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी उसको कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6, 15, 20 या 30? ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। विजयनगर साम्राज्य का जो विभाजन था वो प्रांत, राज्य या मंडल में किया गया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या सर्वाधिक 6 थी। प्रांतों के गवर्नर के रूप में राज परिवार के सदस्य या अनुभवी दंडनायकों को नियुक्तियां किया जाता था, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, चपटा है, वर्गाकार या त्रिभुजाकार है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। पृथ्वी का आकार गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीक होता है। भूमध्य रेखा पर व्यास ध्रुवों के व्यास से 47 किलोमीटर यानी कि 27 मील ज़्यादा है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा पर जो व्यास है पृथ्वी का वो ध्रुवों के व्यास से, जो ध्रुवों पर जो व्यास है उससे 47 किलोमीटर ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए बता दीजिए, देख लेते हैं फटाफट क्या पूछा जा रहा है। भारत में ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी ऋतु में, गर्मियों में जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या बता दीजिए? चक्रवात के कारण होती है, मानसूनी हवाओं के कारण, या फिर व्यापारिक हवाओं के कारण, या फिर पछुआ हवाओं के कारण, ठीक है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो कर लीजिए पता। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाएं, ठीक है। भारत में जो गर्मियों में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? मानसूनी हवाएं जब चलती हैं तो जिस कारण बरसात होती है। कब? भारत में ग्रीष्मकाल में, यानी कि गर्मियों के महीनों में, ठीक। चलिए बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका आ चुका है 10। उससे पहले आप 9 का जो आंसर है वो यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि को जून से सितंबर की अवधि कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से होने वाली मौसमी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर से भारत के मुख्य भूमि की ओर बढ़ती हैं। अगला प्रश्न आपके प्रश्न संख्या 10, संविधान कब लागू किया गया था? तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, ये तो सभी को ज़्यादातर पता ही होगा, सन 1950 में, लेकिन ये 1949 में बनकर इस आपका कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। संविधान सन 1949 में ही बनकर स्टार्ट हो गया था, यानी कि 1949 में ही बनकर कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 1950 में, ठीक है, 1950 में 26 जनवरी को, ठीक है। और आज भी यहाँ पर 26 जनवरी है, तो आज गणतंत्र दिवस है। पूरी तरह से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे 26 नवंबर 1949 में ये जो संविधान था वो बनकर कंप्लीट हो गया था। इसके साथ ही संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी आपको याद रखना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा निर्मात्री सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, ये भी बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका आ चुका है 11। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया कि सेक्लिस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? बता दीजिए फटाफट। 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, या फिर 305 ईसा पूर्व में? तो सेक्लिस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो बीच हुआ था, युद्ध हुआ था, वो था आपका 305 ईसा पूर्व, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में सेक्युलस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब सेक्युलस साम्राज्य के सेक्युलस निकेटर प्रथम ने मैसेडोनियस साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने की मांग की। इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पूरी तरह से विजय हुए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 12, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बताना आपको। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट शासक आप जो भी कह सकते हैं वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 13, ठीक है।
प्रश्न संख्या 13 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपसे ये पूछा गया कि बताइए गुप्त संवत कब स्टार्ट होता है। ठीक है, गुप्त संवत के प्रारंभ वर्ष कौन सा है, 319 ईस्वी से या फिर 375 ईस्वी से या 380 या फिर 335 ईस्वी से। तो आपका यहाँ पर जो गुप्त संवत है वो कब से स्टार्ट हुआ था, 319 ईस्वी से। कब से, 319 ईस्वी से गुप्त संवत जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बताया गया गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। औसत संवत तथा गुप्त संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 14 है। ठीक है, और दशावतार मंदिर कहाँ पर है ये आपको बताना है। दशावतार मंदिर भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या फिर भीतरगांव में, ये आपको बताना है। तो दशावतार मंदिर कहाँ है, ये आपका देवगढ़ में। दशावतार मंदिर कहाँ पर है, देवगढ़। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, याद रखना आपको। दशावतार मंदिर कहाँ पर है, देवगढ़ में, आपको याद रखना है। दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक है, जिला कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, और यहाँ देवगढ़ में ये मंदिर स्थित है। ये दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गुप्तों के द्वारा किया गया था। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, पालवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये तो आपको याद रखना, गोपाल ने। ठीक है, पालवंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। तो पालवंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे। ठीक है, गोपाल वंश के पहले सम्राट कौन थे, यहाँ पर पाल वंश के प्रथम सम्राट कौन थे, गोपाल। इन्होंने ही इस वंश की स्थापना की थी। इन्होंने बंगाल से लेकर मुंगेर तक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। बिहार के आवदंतपुरी मठ में की स्थापना गोपाल ने की थी, और इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला सम्राट भी माना गया है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के, सामाजिक अध्ययन के। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका आएगा, ठीक है, वो उसकी क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी इस क्लास को अभी यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।